हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ हिडन ट्रुथ्स। आज भी मैं अकेला ही इस सेशन को लूँगा। अभी पवनीत जी जो आपके बड़े फेवरेट टीचर हैं वापस तो आ गए हैं, वो अपने फॉरेन ट्रिप से थोड़ा शायद जेट लैग हो रखा है उनको, तो जैसे ही वो रिकवर करते हैं विल बी स्टार्टिंग विद द डायलॉग फॉर्मेट अगेन, राइट। अच्छा, आज विल बी टॉकिंग अबाउट सम हिडन ट्रुथ्स विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ईसीआई एक बहुत प्रोमिनेंट बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है विच हैज़ बीन सेट अप अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब इसमें हिडन फैक्ट्स का क्या एस्पेक्ट है, हम शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर डिबेट से पहले जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में इलेक्शन कमीशन को लेके क्या डिस्कशन हुई थी, क्या डिबेट हुई थी, क्या ऑप्शंस थी उनके सामने, जो फिर फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वी विल हैव अ बॉडी लाइक द इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने दो प्रपोजल्स थी। एक तो ये थी कि भाई जब हमारे इलेक्शंस 5 साल में एक बार होते हैं तो फिर 5 साल के पीरियड के दौरान तो इलेक्शन कमीशन फिर बिल्कुल फ्री बैठी रहेगी। तो जब हर 5 साल बाद ही इलेक्शन होने हैं तो फिर एक परमानेंट इलेक्शन कमीशन की क्या ज़रूरत है। हालांकि ये आर्गूमेंट उस समय तो ठीक थी, लेकिन आज तो बिल्कुल ऑड होगी ये आर्गूमेंट, क्योंकि हर साल किसी ना किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हो रहे होते हैं। इस साल भी 4-5 इलेक्शन आप देख ही सकते हो, तो हर साल ही कोई ना कोई इलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी इलेक्शन कमीशन पर आ रही होती है, राइट। लेकिन उस समय बात अलग थी, तो उनके दिमाग में ये था कि हर इलेक्शन 5 साल बाद ही होना है तो फिर एक परमानेंट बॉडी लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक प्रपोजल बड़ी इंटरेस्टिंग सी आई थी कि व्हाई कांट वी डू लाइक दिस, कि आफ्टर एवरी 5 ईयर्स हम एक एडहॉक बॉडी बनाएं जो इलेक्शंस को ओवरसी करेगी। जब वो इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे तो वो एडहॉक बॉडी डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये भी इंटरेस्टिंग प्रपोजल थी आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने कि जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होंगे 5 साल कंप्लीट होने के बाद, तो उस समय हम एक एडहॉक सी बॉडी बना देंगे जो कि इलेक्शंस को ओवरसी करेगी, और जब इलेक्शंस की प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी, राइट। अच्छा, अब ये प्रपोजल था। दूसरा एक बिल्कुल उसके ऑपोजिट एंड पे एक एक्सट्रीम प्रपोजल ये था कि वी शुड हैव अ परमानेंट इलेक्शन कमीशन विच हैज बीन गिवन ऑल द रिक्विजिट स्टाफ। जितना भी उनको स्टाफ चाहिए, जितने भी उनको सिविल सर्वेंट्स चाहिए, जितने भी उनको पुलिस पर्सनल चाहिए इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए, ये जो सिविल सर्विस स्टाफ है, ये जो आपका गवर्नमेंट सर्वेंट का स्टाफ है, प्लस जो आपकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो पुलिस फोर्सेस का स्टाफ है, एक परमानेंट पुलिस फोर्स, एक परमानेंट पैरामिलिट्री फोर्स इलेक्शन ड्यूटी के लिए परमानेंटली इलेक्शन कमीशन के अंडर हमेशा के लिए होगी। आप बात समझ रहे हैं? पैरामिलिट्री फोर्सेस तो आज भी हमारे इलेक्शंस होते हैं, या जो स्टेट पुलिस फोर्सेस होती हैं, पुलिस के जो लोग होते हैं वो इलेक्शन मैनेजमेंट तो करते ही हैं, लेकिन वो परमानेंटली इलेक्शन कमीशन के पास डिप्लॉयड नहीं होते। वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेस होती हैं, इलेक्शन कमीशन के टाइम में उनको यूज़ किया जाता है, राइट। लेकिन ये प्रपोजल क्या थी, देखो आप, कि एक परमानेंट इलेक्शन कमीशन, जितने भी हज़ारों लाखों सिविल सर्वेंट्स चाहिए उनको इलेक्शंस मैनेज करने के लिए, और जितने भी हज़ारों लाखों पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस चाहिए, परमानेंटली कोई इलेक्शन कमीशन की अपनी फोर्सेस होनी चाहिए जो सिर्फ एक ही काम करेंगी, इलेक्शन कमीशन को हेल्प करने का। भाई किसी ने कहा कि यार इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस, इतनी पुलिस फोर्सेस, इतनी सिविल सर्विस का स्टाफ सिर्फ एक बॉडी को दे दिया जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जिसका काम नॉर्मली 5 साल बाद ही होता है, तो भाई द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया विद सो मेनी फोर्सेस अंडर हिम माइट इवन बिकम मोर पावरफुल देन द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। ठीक है, इतनी फोर्सेस, इतना स्टाफ उसके नीचे है, करेक्ट। तो फिर एक प्रपोजल थी आपकी कि एक एडहॉक बॉडी लगाई जाए जो 5 ईयर्स के बाद लगाई जाएगी, उसके बाद डिसॉल्व हो जाएगी। दूसरी प्रपोजल थी एक परमानेंट बॉडी विच हैज बीन गिवन ऑल द स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर इट, एंड दैट स्टाफ विल बी परमानेंटली डिप्लॉयड विद द इलेक्शन कमीशन, नॉट यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस, राइट। तो अल्टीमेटली हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने भी एक मिडिल पाथ चुना। ना तो ये सिर्फ एडहॉक बॉडी होगी, ना वो परमानेंट बॉडी होनी चाहिए जिसके पास वो सारा स्टाफ हो, तो हमने एक मिडिल पाथ चुना कि इलेक्शन कमीशन होगी तो एक परमानेंट बॉडी, जैसे आर्टिकल 324 के अंदर एक परमानेंट बॉडी है, इट्स स्टैंडिंग बॉडी है, परमानेंट है, लेकिन इसके पास हम जो इनिशियल स्टाफ देंगे इनको, वो बड़ा बेसिक्स का स्केलेटल सा स्टाफ होगा। स्केलेटल का मतलब होता है बहुत बेसिक, जो उनकी क्लरिकल और डे टू डे ऑफिशियल ड्यूटीज करने का जो स्टाफ होता है वो उनको हम देंगे। और जैसे जैसे इलेक्शन होंगे, जब भी इलेक्शन आएगा, तो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए जो स्टाफ उसको चाहिए, दैट विल बी लोन्ड, LOAN, लोन से, दैट विल बी लोन्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दैट विल बी लोन्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। तो आप देखते हो जब भी इलेक्शंस होते हैं तो हमारे जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, पुलिस फोर्सेज होती हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, इनफैक्ट टीचर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन एवरी स्टेट, दे आर डिप्लॉयड टू सम इलेक्शन ड्यूटी और द अदर व्हेन इलेक्शंस आर देयर, राइट। तो वो होते तो आपके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, लेकिन इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के टाइम पे उनको डेपुटेशन पे इलेक्शन कमीशन को दे दिया जाता है। इतना स्टाफ जितना उनको चाहिए वो आपकी इलेक्शन कमीशन को लोन कर दिया जाता है।
राइट। तो आपने देखा किस तरह से दो एक्सट्रीम ऑप्शंस थी, उसका हमने मिडिल पाथ चुना। एक स्केलेटल बॉडी, द वर्ड स्केलेटल कम्स फ्रॉम स्केलेटन, एक स्केलेटन बॉडी जिसके अंदर पूरा फ्लैश, ब्लड मसल वगैरह नहीं होगा, वो सब आपकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस स्टाफ है बाद में प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन एक परमानेंट बॉडी जरूर होगी विद मिनिमल स्टाफ। जब भी इलेक्शन होगा तो उसको स्टाफ मिलेगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट उस स्टाफ को लोन करेंगे, राइट। अच्छा, कैन यू इमेजिन, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर एक और प्रपोजल भी डिस्कस किया गया था कि जैसे आपकी यूपीएससी इज़ फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस फॉर द सेंटर, जैसे आपका सिविल सर्विस का एग्जाम वगैरह होता है, उसी तरह से स्टेट लेवल पे होती है आपकी एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका वो अपने स्टेट लेवल पे जो स्टेट सिविल सर्विस के एग्जाम है उसको कंडक्ट करती है। तो किसी ने ये प्रपोजल भी रखी थी, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स में आपको पता लगता है कि भाई वाई कांट वी फॉलो द मॉडल ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कि सेंट्रल की इलेक्शन कमीशन को अलग रखो जो सिर्फ पार्लियामेंट्री इलेक्शन करवाएगी और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन करवाएगी, और जो स्टेट की इलेक्शन कमीशन है उसको अलग रखो, वो वहां पे आपके स्टेट असेंबली वगैरह के इलेक्शंस करवाएगी। हालांकि अभी भी हमारे पास आपका जो पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो पंचायत से डील करता है, उसके अंदर एक स्टेट इलेक्शन कमीशन है, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन विच इज अंडर पार्ट 9 दैट इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर कंडक्टिंग लोकल बॉडी इलेक्शंस। तो जो प्रपोजल थी आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो ये थी कि भाई यूनियन की जो इलेक्शन कमीशन होगी उसको सेपरेट रखा जाए, वो सिर्फ यूनियन पार्लियामेंट के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाएगी, और जो स्टेट की कमीशन है उसको अलग रखा जाएगा, वो आपके स्टेट असेंबली के इलेक्शन करवाएगी। बट दिस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन वॉज शॉट डाउन, ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर एक और हिडन ट्रूथ बता देता हूं मैं आपको शायद पता होगा कि 2011 से हमने एक इंटरेस्टिंग सा एक डे है उसको हम कमेमोरेट करते हैं, दैट इज 25 जनवरी, राइट। अब 25 जनवरी जो है इट इज कमेमोरेटेड एंड सेलिब्रेटेड एवरी ईयर सिंस 2011 एज द नेशनल वोटर्स डे। ये जो वोट करते हैं लोग उनके लिए एक दिन बनाया गया है सेलिब्रेट करने के लिए, नेशनल वोटर्स डे। अब इसके ऊपर हिडन फैक्ट क्या है? हिडन फैक्ट ये है कि भाई ये क्वेश्चन नेचुरली बनता है कि भाई 25 जैन को ही क्यों हमने 25 जैन को बनाया, 26 जैन को नहीं बनाया। 25 जनवरी को हमने बनाया है नेशनल वोटर्स डे। ये क्यों? बिकॉज इट वॉज ऑन दिस डे 25 जनवरी 1950, एक दिन पहले कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के 25 जैन 1950 दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार जब इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ, जब वो कॉन्स्टिट्यूट की गई, वो 25 जनवरी 1950 को की गई। तो 2011 से हमने इसी जो फाउंडेशन डे होता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, इसी को बना दिया हमने 2011 से 25 जनवरी को हमारा नेशनल वोटर्स डे, राइट। अच्छा, अब मैंने कहा थोड़ा सा और बता देता हूं आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में, थोड़ा सा ये कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर लेते हैं। एक आपके वैसे भी जीएस पेपर 2 के सिलेबस में एक टॉपिक है कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, कंपेयरिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस विद मेजर ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इलेक्शन कमीशन जैसी बॉडीज और डेमोक्रेटिक नेशंस के अंदर भी हैं, लेकिन उनका रोल और फंक्शन क्या वही है जो हमारी इलेक्शन कमीशन का है? अच्छा, अब जैसे हम इंग्लैंड में जाते हैं, यूके में जाते हैं, तो यूके के अंदर एक इलेक्शन कमीशन है जिसको इलेक्टोरल कमीशन कहते हैं। वो बहुत पुरानी बॉडी नहीं है, आई मीन हार्डली 22-23 साल पहले उस बॉडी को बनाया गया था, इफ आई रिकॉल करेक्टली अराउंड 2001 इसका गठन किया गया था। अच्छा, अब एक बात देखिएगा, जो आपकी यूके की इलेक्शन कमीशन है वो डायरेक्टली कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे हमारी इलेक्शन कमीशन तो भैया फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, शुरू से लेके एंड तक सारी इलेक्टोरल मशीनरी, इलेक्टोरल प्रोसेस, प्रोसीजर सब कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करती है। अब इंग्लैंड के अंदर जो इलेक्शंस का कंडक्ट है वो प्रिंसिपली वहां पे ड्यूटी होम मिनिस्ट्री की होती है, वहां का जो होम डिपार्टमेंट है उसकी होती है। हालांकि वहां पे भी इलेक्शन कमीशन है। उस इलेक्शन कमीशन का बेसिक पर्पस क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड ओवरसीइंग इलेक्शन एक्सपेंडिचर। जो इलेक्शन फाइनेंस होता है, इलेक्शन एक्सपेंडिचर होता है, कोई ज्यादा खर्च तो नहीं कर रहा, कोई कम खर्च, ज्यादा नहीं खर्च कर रहा, लिमिट्स के बियॉन्ड तो नहीं जा रहा है, कहां से पैसे उठा रहे हैं, डोनेशन ले रहे हैं। तो इन चीजों को मैनेज करने के लिए ब्रॉडली रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ यूके की। उसको वैसे भी इलेक्शन कमीशन नहीं, इलेक्टोरल कमीशन कहते हैं वहां पे। तो इलेक्टोरल कमीशन तो इंग्लैंड में भी है, बहुत पुरानी नहीं है, 20-22 साल पहले ही सेटअप हुई थी ये। और इसका जो फंक्शनल प्रोफाइल है हमारी इलेक्शन कमीशन के कंपैरिजन में बहुत लिमिटेड है, बहुत कन्फाइंड है। इट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड फॉर ओवरसीइंग पोल एक्सपेंडिचर, ओवरसीइंग इलेक्शन एक्सपेंडिचर। हाँ, वो और बात है कि ब्रॉडली ऊपर बैठ के एक जनरल ओवरसाइट वो जरूर रखते हैं ओवर द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। अब उसी तरह से आ जाते हैं यूएसए के पास। अब यूएसए में एक फेडरल इलेक्शन कमीशन है और ये भी कोई बहुत पुरानी नहीं है। दिस वाज सेटअप अंडर द फेडरल इलेक्शन कमीशन एक्ट ऑफ 1974, तो कोई बहुत पुरानी नहीं है ये बॉडी। अच्छा, अब ये जो फेडरल इलेक्शन कमीशन है ना, इसकी भी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इलेक्शन कंडक्ट करने की, राइट। इसका बेसिक काम है टू इंप्लीमेंट समथिंग कॉल्ड द फेडरल इलेक्शन कैंपेन्स एक्ट,
जो गवर्न करता है इलेक्शन, अगेन इलेक्शन फाइनेंस को, राइट। तो इसका भी प्रिंसिपल फंक्शन क्या हो गया फिर कि एक फेडरल इलेक्शन कैंपेन्स एक्ट है जो गवर्न करता है कि इलेक्शंस के अंदर पार्टीज, कैंडिडेट्स किस किस से पैसा ले सकती हैं, कितना ले सकती हैं, सब कुछ ये उस चीज को ओवरसी करती हैं। एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस में इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जो फेडरल इलेक्शन कमीशन है आपकी यूएसए की। और एक इंटरेस्टिंग बात है देखो बच्चे, जो फेडरल इलेक्शन कमीशन है आपकी यूएसए की, उसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं और 6 मेंबर्स में, एंड यू बी सरप्राइज्ड, दिस इज अ वेरी शॉकिंग फैक्ट फॉर यू पॉसिबली, ये हिडन ट्रूथ ही है कि वो जो 6 मेंबर हैं वो आपकी जो मेजर 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं अमेरिका की, चाहे वो रिपब्लिकन्स हो चाहे वो डेमोक्रेट्स हो, उनसे भी आ सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन नॉट मोर देन 3 विल कम फ्रॉम वन स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी। मतलब 6 अगर आपके मेंबर्स हैं उनको कमिश्नर्स कहते हैं, तो फेडरल इलेक्शन कमीशन ऑफ यूएसए के अंदर तो ज्यादा से ज्यादा 3 आ सकते हैं डेमोक्रेट्स पार्टी से और ज्यादा से ज्यादा 3 आ सकते हैं आपके रिपब्लिकन पार्टी से। तो इसके अंदर आपकी जो मेंबरशिप है वो पॉलिटिकल पार्टी से भी आ सकती है, विच इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हाँ, अब नॉर्थ अमेरिका पहुंच ही गए हैं तो एक और बॉडी की बात कर लेते हैं, उस कंट्री की जिसके साथ आजकल हमारे रिलेशन थोड़े से स्ट्रेन चल रहे हैं, वो खालिस्तान मूवमेंट वगैरह जहां पे चलती है, आप समझ ही गए होंगे। हम कनाडा की बात कर रहे हैं। तो कनाडा में जो बॉडी है जो इलेक्शंस को ओवरसी करती है, उसका नाम देखो कितना यूनिक सा है, उसका नाम है इलेक्शंस कनाडा, बस ये नाम है उसका, इलेक्शंस कनाडा। और इलेक्शंस कनाडा की जो फंक्शनल प्रोफाइल है वो मोरलेस हमारी इलेक्शन कमीशन की जैसी ही है, वो भी पूरे जो आपके इलेक्शंस होते हैं, फेडरल इलेक्शंस जो होते हैं, उसको पूरी तरह से ओवरसी करती है, कंडक्ट करती है, राइट। तो आई होप दिस पर्टिकुलर सेशन ऑफ हिडन ट्रूथ्स वाज हेल्पफुल टू यू। हमने बात की आज द बिगिनिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन, क्या ऑप्शंस थी, चॉइसेस थी आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी के पास, और फिर हमने एक मिडिल पाथ चूज किया, और उसके बाद आई कंपेयर्ड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विद दैट ऑफ यूके, यूएसए एंड कनाडा। थैंक यू वेरी मच।